रामदास अपनी पत्नी सावित्री और बेटे गोपाल के साथ गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रहता था। रामदास बहुत मेहनती किसान था और उसका पूरा दिन खेत में काम करते हुए बीतता था। सावित्री घर संभालती, गोपाल का ख्याल रखती और खेती के छोटे मोटे कामों में भी मदद करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रामदास को अपने खेत में हल चलाते समय अचानक कुछ कठोर महसूस हुआ। पहले उसने सोचा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक प्राचीन मूर्ति मिली। मूर्ति धूल धूसरित थी, पर उसकी बनावट कुछ अनोखी थी। अरे ये क्या है? लगता है कोई पुरानी मूर्ति है, पर कैसी अजीब है। क्या लायो जी, ये कैसी मूर्ति है? रामदास ने मुस्कुराते हुए मूर्ति उसकी ओर बढ़ाई। मुझे नहीं पता, पर इसे खेत में हल जोतते समय मिला है। लगता है कोई पुरानी देवी देवता की मूर्ति होगी। इसे घर में रख लेते हैं, शायद हमारे लिए शुभ हो। सावित्री कुछ झिझक रही थी, लेकिन रामदास की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने मूर्ति को घर लाने दिया। लेकिन ये उनकी जिंदगी की एक नई दिशा की शुरुआत थी, जो वे अभी नहीं समझ सके थे। मूर्ति को घर में लाने के बाद कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहली रात से ही रामदास और सावित्री ने महसूस किया कि घर में कुछ अलग हो रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, जो कभी भी पहले महसूस नहीं हुई थी। सावित्री ने ये बातें रामदास से कई बार कही, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करता रहा। एक दिन उनका बेटा गोपाल अचानक बीमार पड़ गया। उसी दिन रामदास ने खेतों में काम करते वक्त देखा कि उसकी फसलें सूखने लगी हैं। देखिए, मैंने कहा था ना उस मूर्ति को घर में मत लाओ। उसी के बाद से ये सब हो रहा है। गोपाल भी बीमार है और फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। इस मूर्ति को तुरंत घर से बाहर फेंक दो। फालतू बातें मत किया करो, ये सब संयोग है। मूर्ति तो भगवान की है, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन सावित्री का मन और ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। रामदास और सावित्री दोनों अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सावित्री के दिल में डर बैठा था। अचानक आधी रात के समय एक जोर की आवाज आई। रामदास जाग गए और तुरंत उठकर कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि गोपाल के कमरे में दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रामदास कमरे में गया तो देखा कि गोपाल बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। सावित्री, सावित्री जल्दी उठो, गोपाल की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हे भगवान, ये सब उसी मूर्ति की वजह से हो रहा है। मैंने कहा था इसे घर में मत लाओ। अब तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई हो। ये मूर्ति क्या कर सकती है? घर के भीतर हवा और भी भारी लगने लगी थी। रामदास और सावित्री दोनों ही गोपाल की बिगड़ती हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी अचानक पूरे घर की बत्तियां झपकने लगी और एक भयानक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। तभी रामदास को एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनके सामने आकार लेने लगी। वो परछाई धीरे धीरे एक भयानक पिशाच में बदल गई। तूने मुझे जगाया है, अब तुझे और तेरे परिवार को मेरे श्राप का सामना करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, अब मुझे नहीं पता था कि तुम उस मूर्ति में हो। मैंने गलती की, पर अब मैं क्या करूं? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे परिवार की खुशियों को निगल जाऊंगा। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। रामदास और सावित्री की हालत अब और भी खराब हो गई थी। रामदास ने अब और देर न करते हुए तुरंत पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी, बचाइए, हमारे घर में कोई बुरी शक्ति है। गोपाल की हालत बिगड़ती जा रही है। वो मूर्ति पिशाच की है। तुमने एक शापित आत्मा को जगा दिया है। वो मूर्ति एक पिशाच की थी, जिसे वर्षों पहले शाप दिया गया था। अब वो तुम्हारे परिवार को नष्ट करने पर तुला है, लेकिन अभी भी समय है। अगर तुम उसकी आत्मा को वापस उसी जगह पर भेज दो तो सब ठीक हो सकता है। पंडित जी ने रामदास को बताया कि उसे मूर्ति को उसी स्थान पर वापस दफनाना होगा जहां से वो मिली थी। रामदास ने पंडित जी से मंत्र सीखा और जल्द से जल्द घर लौटने की तैयारी की और रात होते ही मूर्ति को वापस उसी स्थान पर दफनाने की तैयारी करने लगा। समय बहुत कम था और रामदास को जल्दी ही ये काम करना था। रामदास, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये सही होगा। अगर कुछ गलत हो गया तो? हमारे पास कोई और चारा नहीं है सावित्री। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो पिशाच हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। और मूर्ति को लेकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां से उसने उसे खोजा था। जंगल में घुसते ही ठंडी हवाएं और भी तीव्र हो गई। तूने मुझे जगाया था, अब क्या मुझे वापस सुलाएगा? रामदास डर से कांपते हुए मूर्ति को वापस जमीन में गाड़ने लगा
और पंडित जी के बताए मंत्र का। रामदास ने पूरी ताकत से पंडित जी का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा अब और भी तेज हो गई थी। उसकी हंसी अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। रामदास का मन डर और घबराहट से भर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तू क्या समझता है कि इस मंत्र से मुझे डरा देगा? मैं शापित हूँ, लेकिन अब तेरे परिवार पर भी वही शाप लगेगा। जैसे जैसे रामदास मंत्र पढ़ता गया, पिशाच की परछाई और भी विकराल होती गई। वो हवा में ऊपर उठने लगा, लेकिन रामदास ने मंत्र का उच्चारण और तेज कर दिया। अचानक पिशाच जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैसे ही रामदास ने मूर्ति को पूरी तरह से मिट्टी में दबा दिया, पिशाच का शरीर धुएं में बदलने लगा। तूने मुझे हराया, लेकिन ये अंत नहीं है। पिशाच की हंसी धीरे धीरे मध्यम होती गई और उसकी काली परछाई एक बार फिर अंधेरे में खो गई। रामदास थका हुआ और घबराया हुआ था, लेकिन उसने राहत की सांस ली। जब पिशाच की परछाई अंततः गायब हो गई, रामदास ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसे पंडित जी की दी हुई सलाह याद आई और उसने अपने मन में ठान लिया कि अब उसे अपने परिवार के पास लौटना है। मुझे ये सब खत्म करना होगा और अब मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। रामदास ने मूर्ति को पूरी तरह से दफनाने के बाद खेत से बाहर जाने का मन बनाया। जैसे वो घर की ओर बढ़ा, उसने आसमान में हल्का सा बादल देखा जो धीरे धीरे हटने लगा। रामदास, तुम लौट आए? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ सावित्री, सब ठीक है। वो पिशाच अब हमें परेशान नहीं करेगा। सावित्री ने राहत की सांस ली और उनके बीच का तनाव थोड़ी देर के लिए मिट गया। कुछ दिन बीत गए और रामदास का परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। खेतों में काम करते समय रामदास ने पहले की तुलना में ज्यादा मेहनत की। रामदास, देखो फसल कितनी अच्छी हो रही है। लगता है भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हाँ सावित्री, अब हम सब एकजुट हैं। हमें उस मूर्ति से जो भी सीख मिली वो हमारे लिए अमूल्य है। लेकिन एक दिन अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। एक बूढ़ी औरत आई और सभी को चेतावनी देने लगी। सुनो, गांव में एक नया खतरा आ रहा है। एक और पिशाच लौट आया है और वो रामदास के परिवार का पीछा कर रहा है। क्या? मैंने तो सोचा था कि अब हम सुरक्षित हैं। पूरे गांव में भय और आशंका फैल गई। रामदास को एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय देना था। रामदास और सावित्री ने इस बात को गंभीरता से लिया। सावित्री, हमें पंडित जी से सलाह लेनी चाहिए। वही हमें इस स्थिति का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन देंगे। हाँ, हमें तुरंत पंडित जी के पास जाना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। उन्होंने तुरंत पंडित जी के पास जाने का निर्णय लिया। रामदास ने अपने गांव के दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें पिशाच के बारे में बताया। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो हम पिशाच को हराने में सफल होंगे। हम तुम्हारे साथ हैं रामदास। गांव के सभी लोग रामदास के साथ पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने सभी की चिंताओं को सुना और उन्हें इस खतरे से निपटने का उपाय बताया। पंडित जी ने रामदास और गांव वालों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि उन्हें रात में एक विशेष यज्ञ करना होगा। हमें विशेष सामग्री इकट्ठा करनी होगी। हम सब मिलकर इसे करेंगे। पंडित जी, हम किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करेंगे। हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ा, गांव के लोग यज्ञ स्थल पर एकत्र होने लगे और यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ की अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। हे देवताओं, हमें शक्ति दो कि हम इस पिशाच का सामना कर सकें। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, अचानक वहां ठंडी हवा चलने लगी। गांव वालों को महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है। अचानक पिशाच का रूप उस धुएं में प्रकट हुआ और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। हम तुम्हें खत्म करने के लिए आए हैं। तुम्हारे द्वारा लाए गए सभी दुखों का अंत होगा। वो तड़पने लगा और अंततः उसकी चीख गूंजने लगी। नहीं, मैं नहीं जा सकता। धीरे धीरे पिशाच की शक्ति समाप्त होने लगी और वो धुएं में विलीन हो गया। अब वो कभी लौट नहीं सकेगा। तुम सबने आज अपनी एकता से एक बड़ी जीत हासिल की है। रामदास और सावित्री के चेहरे पर राहत की मुस्कान है। उन्होंने मिलकर अपने परिवार और गांव को एक भयानक संकट से बचाया है। अब सब कुछ सामान्य हो गया है और उनका गांव
फिर से खुशहाल हो जाएगा।